तो क्या यूलियन अल्वारेज अपने आप को हालैंड से भी बड़ा सुपरस्टार मानने लगा है? देखो यहां पर डेफिनेटली इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, लेकिन थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकते हैं और रियल मैड्रिड की बात करते हैं। अब देखो हाल ही में यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी काफी ज्यादा यहाँ पर अपनी अपीयरेंस दे रहे हैं, चाहे किसी इंटरव्यू की बात करें या फिर किसी भी इवेंट की बात करें, और एक ही मुद्दा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो है कि आप किलियन एम्बापे को कैसे फिट करने वाले हो। और आई थिंक कार्लो एंसेलोटी ने यहाँ पर इसका परफेक्ट रिप्लाई दिया। मतलब मेरे को लगता है कि यहां पर जो कोई भी रियल मैड्रिड में किलियन एम्बापे किस तरीके से फिट होगा या फिर किन किन के साथ कन्फ्लिक्शन हो सकता है, अगर उस पर अब ज्यादा सीरियसली ही बात कर रहा है ना, तो वो एक्चुअली में रियल मैड्रिड के अटैकिंग एसेंस को ही इग्नोर कर रहा है। कार्लो एंसेलोटी ने कहा कि देखो भाई मेरे को प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली में रियल मैड्रिड में हम वही करने वाले हैं एम्बापे के साथ जो कि बिना एम्बापे के करते थे। भाई विनीसियस लेफ्ट विंगर है, खेलता है, लेकिन कितना विनीसियस लेफ्ट विंग खेला है? बायर्न के अगेंस्ट जो बहुत ही पॉपुलर गोल उसने मारा था वो स्ट्राइकर के तौर पर मारा था। उसके तमाम अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो एज अ स्ट्राइकर ही खेल रहा है, या फिर इनसाइड फॉरवर्ड की बात करें। उसने कहा कि बेलिंगम की बात करते हैं, बेलिंगम सब लोगों को लग रहा है एज अ फॉरवर्ड खेलता है, ठीक है, अटैकिंग एज अ फॉरवर्ड खेलता है वो, लेकिन डिफेंसिव आउट ऑफ पोजीशन वो लेफ्ट मिड खेलता है। इसके साथ यहाँ पर रॉड्रिगो जो कि मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स यहाँ पर एज अ राइट विंगर स्टार्ट करता है, वो लेफ्ट में अटैक करता है। तो कहीं ना कहीं उसने यहां पर कहा कि एम्बापे खेलेगा, ठीक है, एज अ स्ट्राइकर स्टार्ट करेगा, वो राइट भी खेल सकता है, मिड में भी खेल सकता है, लेफ्ट विंगर भी खेल सकता है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि एम्बापे कहां खेल रहा है, इंपॉर्टेंट वो है कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को जो मैंने फ्रीडम दी है उनको ये पता होना चाहिए कि किस स्पेस को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है। और कार्लो एंसेलोटी की सबसे खास बात यह है, इसलिए उसको एंटी पेप फुटबॉल भी कहते हैं, कि भाई जहां गार्डियोला पूरी छोटी से छोटी चीजों को भी कंट्रोल करता है, कार्लो एंसेलोटी अपने प्लेयर्स को फ्रीडम देता है कि अपने इंटेलेक्ट और अपनी क्वालिटी के हिसाब से भाई तुम जो ऑन पिच क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। और उसने यहां पर कहा है कि अटैक, स्पीड और स्पेस तीनों चीज यहां पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, और एम्बापे, विनीसियस, रॉड्रिगो तीनों अपने हिसाब से खेल सकते हैं। फंडामेंटल मैं दे दूंगा, लेकिन उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है ये उनकी खुद की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और इसलिए भी मेरे को लगता है कि यहां पर किलियन एम्बापे पेल पाल तो देगा। बट खैर, पेल पालने से बात याद है कि यूरोज में ऑफ कोर्स इट वाज लमीन यमाल, लेकिन अगर थोड़ी सी नीचे आते हैं तो आर्दा गुलर ने भी नाम अच्छा कमाया था। हर 73 मिनट में भाई ने यूरोज में एक गोल मारा था। इससे यहां पर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आ गई, और कहीं ना कहीं यहां पर जब टोनी क्रूज अब इस पूरे अपने किंगडम को छोड़ चुके हैं, तो उस गैप को भरना खैर किसी के लिए भी पॉसिबल ज्यादा नहीं हो पाएगा, बट कुछ हद तक तो भर सकते हैं हम। ऐसे में कार्लो एंसेलोटी ने यहां पर हिंट दिया कि आर्दा गुलर बहुत बढ़िया रोल निभा सकते हैं। अभी अगर तुम रियल मैड्रिड के सेक्शन पे जाओगे ना, तो वहां पर 5 अटैकर है। ऑफकोर्स यहाँ पे ब्राहिम दियास की बात करें, एंड्रिक की बात करें, रॉड्रिगो की बात करें, एम्बापे की बात करें और विनी की बात करते हैं, लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि यहां पर आर्दा गुलर मिड में खेल सकता है और अटैक में भी खेल सकता है। यहां पर टोनी क्रूज क्योंकि अब चला गया है, तो एक क्रिएटर की बहुत बहुत सख्त जरूरत है। और इस रियल मैड्रिड की स्टार स्टडीड टीम में ना, अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो यही बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि इस टीम में क्रिएटर का है। आर्दा गुलर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वो कहीं ना कहीं 2024 का हमारा मेजट ओजिल बन सकता है। बस एक छोटी सी दिक्कत है, आर्दा गुलर यहां पर अगर सेंटर ऑफ द पिच से गेम को ऑपरेट करेगा तो तुमको पता है कि यहां पर किस तरीके से फिजिकली उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। टोनी क्रूज के रिगार्डिंग यहां पर बहुत पहले क्रिटिसिज्म आया करता था कि छुई मुई है, भाग नहीं सकता, और लेकिन उसने जिस तरीके से अपने गेम को इंप्रूव किया है, चाहे आईक्यू की बात करें डिफेंसिवली या फिर अपने वर्क रेट की बात करें अगेन डिफेंसिवली, आर्दा गुलर को उस लेवल में बहुत इंप्रूव करना है। लेकिन यह बात तो तय है ना कि जब आपके पास विनी, एम्बापे, रॉड्रिगो जैसे रनर्स हैं, ड्रिबलर्स हैं और लीथल फिनिशर्स हैं, आर्दा गुलर और बेलिंगम लिटरली खोल के रख दें किसी भी टीम को, और आर्दा गुलर से बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है। हाँ, ये नहीं कि सारे ही गेम स्टार्ट करेगा, बट फ्रॉम द बेंच भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब बात करते हैं यहां पर थोड़ी सी रेबेल की। हाल ही में एथलेटिक की बात करें तो यहां पर उन्होंने एडरसन पे एक अपना एक्सक्लूसिव आर्टिकल निकाला। अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई एडरसन के रिगार्डिंग जो हो रहा है वो ही लिखा होगा। मैंने भी इसी होप में और इसी एजम्पशन के साथ मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था, लेकिन यहां पर एडरसन के रिगार्डिंग उन्होंने बोलते बोलते कब यूलियन अल्वारेज के रिगार्डिंग पोल पट्टी खोल दी
ये ट्रांजिशन समझ में ही नहीं आया। एडरसन की रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि अल नसर के लिए 50 मिलियन का प्राइस टैग रखा, जो कि अल नसर ने मना कर दिया। इसी के साथ यहाँ पर एडरसन को मैनचेस्टर सिटी छोड़ना है, क्योंकि उसको इस चीज से प्रॉब्लम है कि अब उसकी रेलेवेंसी और उसका रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। इसी के साथ एथलेटिक ने यहाँ पर इस चीज को आर्टिकुलेट करा है किस तरीके से लास्ट सीजन का टॉटनम वाला, याद है ना, वो ऑर्टेगा ने क्या मिस करा था, और पेप गार्डियोला का मीम भी बना था ग्राउंड में लेटने वाला। उस गेम में एडरसन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन आने वाले दिनों में सारी चर्चा और सारी तारीफ तो ऑर्टेगा की हुई है। ऐसे में यहाँ पर एडरसन मानते हैं कि अब उसको किसी और यूरोपियन क्लब में जाना है, लेकिन ना ही मैनचेस्टर सिटी अपना प्राइस नीचे करने वाली है और ना ही एडरसन अपनी सैलरी। ऐसे में यहाँ पर कोई भी गोलकीपर की पोजीशन किसी भी टॉप यूरोपियन क्लब में खाली ही नहीं है, बल्कि सब ऑफलोड ही करना चाहते हैं। चाहे आप यहाँ पर रियल मैड्रिड की बात करो, लोनेन, केपा, कोर्तोआ, चाहे आप यहाँ पर किसी और क्लब की बात करो। अब यूलियन अल्वारेस के रिगार्डिंग ये ट्रांजिशन इसलिए आया था क्योंकि जब पेप गार्डियोला की बात हुई तो गार्डियोला ने ये कह दिया कि एडरसन के रिगार्डिंग मेरे को नहीं पता, और जब इससे ये पूछा गया कि एडरसन के रिगार्डिंग कोई और जाना जा रहा है क्या, तो उसने केविन डे ब्रुयन के रिगार्डिंग तो पूरी तरीके से मना कर दिया, लेकिन उसने कहा कि एक या फिर एक आधा और, ये एक आधे और में ना यूलियन अल्वारेस का नाम है। अब देखो यूलियन अल्वारेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि अल्वारेस को मैनचेस्टर सिटी छोड़ना है, ये कंफर्म है, लेकिन यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले मैनचेस्टर सिटी नहीं चाहती कि यूलियन अल्वारेस छोड़े, लेकिन वो रुकेगी भी नहीं, वो बीच पे नहीं आएगी, खामखा वो किसी को अपने उसके विश के अगेंस्ट नहीं रखना चाहते। ऐसे में यहाँ पर 70 + 17 + 20 यानी कि 90 मिलियन का पैकेज में अगर कोई लेके आएगा तो लेके चले जाओ भाई। ऐसे में यहाँ पर यूलियन अल्वारेस के सामने दो प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो यहाँ पर इस समय शूटर्स की थोड़ी सी कमी तो है, तो में से काफी लोग सीधा बार्सिलोना, मैं भी एक तरीके से सोच सकता हूँ कि बार्सिलोना आ सकती है, लेकिन एक ही कंडीशन पे आएगी, वो ये है कि निको विलियम्स और डैनी ओल्मो नहीं होगा, निको विलियम्स और यूलियन अल्वारेस हो सकता है, लेकिन जिस तरीके का बार्सिलोना ने डैनी ओल्मो के लिए ऑफर दिया है बहुत मुश्किल है। सबसे पहले उसी ऑफर पे बात करते हैं। यहाँ पर 60-60 के 50-60 के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने एक ऑफर दिया है जिसमें हर जनवरी को वो 10 मिलियन दिया करेंगे। इसी के साथ जो बोनस है वो भी काफी ज्यादा कम है। यहाँ पर अगर हम बात करें लाइप्जिग की, तो उसने काफी रिडिकुलस और ऑफ कोर्स रिजेक्ट ही कर दिया पूरा ऑफर, और ऑफर रिजेक्ट तो किया है क्या, बल्कि यहाँ पर डील टूटने के भी चांसेस होते हुए दिख रहे हैं अगर बार्सिलोना इसको कंसिडरेबल अमाउंट से इंक्रीज नहीं करती। ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि डैनी ओल्मो के लिए जब इतना तोड़ मरोड़ के और इतनी मशक्कत के बाद एक ऑफर बनाया जा रहा है, तो यूलियन अल्वारेस के साथ मैनचेस्टर सिटी ज्यादा बकलोली करेगी नहीं। हाँ, इसमें एक प्रो पॉइंट ये है कि फेरान टोरेस के साथ यहाँ पर डील हो चुकी है, बट उसका भी कंफर्म नहीं है कि बार्सिलोना ने कितने पैसे वापस करे हैं या फिर अभी बच्चे हैं, शायद से बच्चे हैं, 2-3 इंस्टॉलमेंट तो बची हुई है, बट यहां पर डील हो सकती है अगर मैनचेस्टर सिटी डैनी ओल्मो पे जाती है, बट डैनी ओल्मो को बार्सिलोना ज्वाइन करना है। अच्छा, एक तो ये भी है कि बार्सिलोना जब किसी कॉन्वर्सेशन में आती है, चाहे रियल मैड्रिड की बात करें, तो फिर बाकी क्लब्स का एक नेगेटिव ऑरा हो ही जाता है कि उनको नहीं जाना होता। बट अगेन ठीक है, अगर बार्सिलोना डैनी ओल्मो को साइन ही नहीं कर सकती तो कोई मतलब ही नहीं है, मैनचेस्टर सिटी उसको ले जाएगी और यूलियन अल्वारेस के लिए फिर एक चांस बनता हुआ दिख सकता है। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो हाल ही में पहली ऑफिशियल प्रेजेंटेशन हुई यहाँ पर हंसी फ्लिक की एज एन इंटरव्यू, जहाँ पे जो बार्सिलोना का प्रेजेंटेशन सेल है उसमें उन्होंने यहाँ पर एक पूरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, काफ़ी सारी बातें बोली। वहाँ पर अपने मोटा भाई लेपोर्ता भाई भी बैठे हुए थे और उन्होंने यहाँ पर कहा कि नॉर्मेलिटी पे आने वाले हैं, 1:1 हो जाएगा यहाँ पर, और जिन प्लेयर्स की तुम बात कर रहे हो जिनका हम नाम नहीं बोल सकते, वो सारे प्लेयर्स आज बार्सिलोना साइन करने का दम रखती है भाई, दम अब क्या करें। तो निको विलियम्स तो आ रहा है, ये तो कंफर्म होता हुआ दिख रहा है हमको। ये पकड़ना पड़ेगा कि अब विक्टर ओगे के साथ जो बकचोदी करी है मोटा भाई ने, उसको कितनी जल्दी वो रायता ठीक किया जाएगा। क्योंकि सऊदी रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अल हिलाल ने 30 मिलियन का ऑफर दिया है विक्टर ओगे के लिए, बार्सिलोना ने अप्रूव कर दिया है, अल हिलाल देने के लिए तैयार है, विक्टर ओगे जाना नहीं चाहता। विक्टर ओगे को बार्सिलोना में रुकना है, विक्टर ओगे सऊदी नहीं जाना चाहता। बार्सिलोना का काम अब ये है कि वो विक्टर ओगे को कन्विंस करे कि भाई सऊदी अरेबिया आप यहाँ पर जाइए। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। पर खैर एक मिनट, यूनाइटेड से पहले थोड़ा वापस से यूलियन अल्वारेस पे आते हैं। एक पॉइंट हम भूल गए कि ये हो क्यों रहा है, इसका रेलेवेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि यूलियन अल्वारेस को ऑल ऑफ अ सडन यहां पर मैनचेस्टर सिटी छोड़ना है, और अगर छोड़ना है तो किसके लिए छोड़ना है। देखो एथलेटिक ने, और यहां पर अगर तमाम हम ब्रिटिश मीडिया की बात करें तो उन्होंने यहां पर सिर्फ 2 ही पॉइंट दिए हैं। एक है फैमिली रीजन कि वेदर वो है, लेकिन जो प्रोमिनेंट है, जो कंट्रोलेबल है लाइक बाकी फुटबॉल क्लब्स के हाथ में, वो ये है कि उसको गेम टाइम ज्यादा चाहिए। लेकिन मेरे को इस समय बार्सिलोना के अलावा और कोई क्लब समझ में नहीं आ रहा, और बार्सिलोना का भी मैंने कंडीशन तुमको समझा दिया है। पिछले
सीजन 31 गेम स्टार्ट किए थे। ये एक बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है उसका स्टैट कि ये तो बकवास है कि कहीं ना कहीं जूलियन अल्वारेज को गेम टाइम नहीं मिल रहा, मैनचेस्टर सिटी में उसको गेम टाइम मिल रहा है। और बल्कि इसी सीजन में यहाँ पर पेप गार्डियोला ने उसको वादा किया था कि मैनचेस्टर सिटी में आने वाले सीजन में उसको और ज़्यादा गेम टाइम दिया जाएगा, उसी को और ज़्यादा गेम टाइम मिले, इसीलिए मैनचेस्टर सिटी ने उसको कोपा अमेरिका के बाद ओलंपिक की भी परमिशन दे दी। ये ओलंपिक की परमिशन यहाँ पर ना ही एम्बापे को मिली और ना ही किसी और बड़े प्लेयर को मिली। यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी का ये मानना था कि जूलियन अल्वारेज नेशनल टीम के साथ बढ़िया करेगा, बेहतरीन करेगा, ट्रॉफी जीतेगा, उसको रिकग्निशन मिलेगा, वैल्यूड मिलेगा और मैनचेस्टर सिटी में हम थोड़ा आराम से कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पर ओलंपिक्स खेलता है तो मिड सितंबर लास्ट तक वो नहीं आएगा मैनचेस्टर सिटी में, क्योंकि उसको 1 महीने का ब्रेक दिया जाएगा। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर पिछले सीजन वो इसलिए भी ज़्यादा गेम्स खेला था क्योंकि हालैंड इंजर्ड था। ऐसे में यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी अपने एंड से पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जूलियन अल्वारेज को किस तरीके से और वैल्यूड फील करवाया जाए, लेकिन लग नहीं रहा है। आई थिंक मन बन चुका है, लेकिन इस मन बनाने का कोई मतलब नहीं बनता अगर बार्सिलोना कूदती नहीं है, क्योंकि इसके अलावा सिर्फ एथलेटिको मैड्रिड है, और जिसने भी मना कर दिया कि वो 60 मिलियन नहीं पे करेगी, बहुत ज़्यादा वैल्यूड है। क्यों करेगी वो, जब उनके पास याओ फेलिक्स नहीं बिक रहा। अगर एस्टन विला याओ फेलिक्स के लिए 60 मिलियन दे देते तो बात बनती भी है, लेकिन अगर एथलेटिको मैड्रिड अपनी छाती से याओ फेलिक्स का वो बर्डन नहीं हटाएगी तो मतलब नहीं बनता कि वो। और क्या यूलियन अल्वारेज के एम्बिशन मैनचेस्टर सिटी से एथलेटिको मैड्रिड तक कूदने वाले हैं? लगता नहीं है। इसी के साथ अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो मेरे को लगता है यहां पर माजुराई पे तो केएलपीडी हो गया है, क्योंकि वेस्ट हैम जो कि एरिक वन बिसाका के लिए 15 मिलियन देने के लिए राजी नहीं था, उसने बायर्न को 22 मिलियन दे दिए माजुराई के लिए। ऑलमोस्ट डील कंफर्म है, प्लेयर के साथ वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है और क्लब के साथ भी। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड डम्फ्रीज की तरफ देख रही है। डम्फ्रीज ने हाल ही में बोला तो था कि प्रीमियर लीग में खेलना उसका एक सपना है, लेकिन इंटर को यहाँ पर यह पता है कि वो एक विनिंग टीम है और वो ट्रॉफी लगातार जीतती हुई जा रही है इंजाकी के अंडर। ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड को पहली चीज वो चाह सकते हैं कि यहाँ पर एरिक वन बिसाका के साथ एक क्लियर स्वैप डील करें, इंटरेस्टिंग पॉसिबल भी है, लेकिन ये सब पूरा का पूरा डिपेंड करता है इंटर पे। आई थिंक इंटर हाँ कर देती है, डम्फ्रीज मैनचेस्टर यूनाइटेड को पलक झपकते हाँ बोल देगा प्रॉपरली। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंटर में पिछले 3 सीजन में 6 ट्रॉफी जीत गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड का पुल तगड़ा है।